हिंदुस्तान में कंप्यूटर कौन लाया था, ये अगर इतिहास की बात कर रहे हैं तो इनको पता होना चाहिए। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बोला, वो पद्धति कौन लाई थी? 2014 से पहले क्या ईवीएम से वोट नहीं होता था? और इन्होंने ये बोला कि बैलेट पेपर से, इनको ये पता होना चाहिए। दूसरे जो इनके माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर, इनकी बातों से ये पता चलता है। और दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि बैलेट पेपर से, इनको ये पता होना चाहिए कि दूसरे देशों की जितनी जनसंख्या है ना, उतनी जनसंख्या हमारे एक जेलों में है। हाँ। तो क्या हिंदुस्तान में बैलेट पेपर से वोट होना इस समय संभव है? अगर संभव है तो कितना खर्चा होगा, इनको ये बता दीजिए। हाँ। ये इस बात में ये भी आया है, जो ये लोग बैलेट पेपर की मांग करते करते जो ईवीएम को खत्म करो, बैलेट पेपर से ये वोटिंग करवाओ। अब ये मांग करते करते जो ये यहाँ पे झारखंड में जो कांग्रेस पार्टी के एमपी के घर में 352 करोड़ का जो पैसे निकला है, तो ये लोग ये भी मांग कर रहे हैं, जो मोदी ने नोट काउंटिंग मशीन को हैक कर चुका है, अब हाथों से गिनती करना शुरू करो, तब एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगा। 6 महीने के बाद पता चलेगा उसके पास कितनी। दूसरी बात, मैं सलाह दे देना चाहता हूँ इन विपक्षी पार्टी से, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लेकिन दिक्कत ये है, जो ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इन लोगों को 2 मुद्दा छोड़ देना चाहिए। इलेक्शन के टाइम में सनातन का विरोध करना छोड़ दो, रिजल्ट आने के बाद ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ोगे ये 2 मुद्दे तो समझ जाना तुम लोगों का सत्यानाश होने वाला है। दूसरा, एक निष्पक्ष तरीके से मैं बात करना चाहूँगा, जो लोकतंत्र में अगर सत्ता पक्ष का मजबूत होना जरूरी होता है, उतना ही जरूरी होता है विपक्ष का भी मजबूत होना। लेकिन दिक्कत ये है, ये विपक्षी पार्टी खुद नहीं चाहती है जो मैं विपक्ष में बैठने लायक बनूं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो यही मुद्दा छेड़ देते हैं। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, एक विद्यार्थी था, उस विद्यार्थी को केवल एक लेख याद था, गाय पे लेख, उसके बाद कोई दूसरा लेख याद नहीं था। एक बार हुआ क्या, संयोग बस पूछ दिया ताजमहल पे लेख लिखो। अब भाई साहब करेंगे क्या, ताजमहल पे लेख लिखना शुरू कर दिया। ताजमहल आगरा में स्थित है, ताजमहल के पीछे एक झोपड़ी है, झोपड़ी में गाय रहती है, गाय 4 पाया जानवर होती है, शुरू हो गया गाय पे लेख लिखना। वही हाल हो गया इन विपक्षी पार्टी को। जब कोई मुद्दा नहीं रहता है, तुम हार जाओ तो वहां बोलो ईवीएम हैक हो चुका है, जहां तुम जीत जाओ वहां ईवीएम में कुछ नहीं हुआ। तो ये मुद्दे छोड़ दो, अभी भी वक्त है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, सुधरने का नाम नहीं। ठीक है, इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात करी कि जैसे ईवीएम से चुनाव पे कांग्रेस पार्टी या विपक्षी पार्टियां बोलती है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, इस वजह से वोटिंग हुई और इस वजह से वो लोग जीत गए। अदरवाइज अगर बैलेट पेपर से होता है तो वो लोग नहीं हारते इतनी बुरी तरीके से। लेकिन बैलेट पेपर से बहुत सारे राज्यों में हमारे देश में ये होता है कि कोई लेके भाग जाता है उसको, या फिर उसमें स्याही गिरा दी जाती है। बिहार से बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा बूथ कैप्चर होता है, जो इनको कांग्रेसियों को अच्छे से पता है। और अभी भी पश्चिम बंगाल में भी ये माहौल है, जहाँ से मेरा जो पैतृक गांव है, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में अभी भी वो माहौल है, इनको ये पता होना चाहिए। और ये कह रहे हैं मैं रेलवे बोर्ड के ग्रेजुएट हूँ, इनको अभी ये पता होना चाहिए, अगर ये पता होता है या नौकरी की तलाश भी करते योग्यता के हिसाब से अपने, मेरे को नहीं पता इनकी योग्यता क्या है, तो रेलवे बोर्ड में बहुत रिक्रूटमेंट आई है। और मेरे खुद दोस्त के बड़े भैया रेलवे में पुणे में स्टेशन मास्टर लगे हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट आ रखी है। केवी में टीचरों की सबसे बड़ी बात हुई है, टीजीटी टीचरों की बहाली हुई है केवी में, ये कह रहे नहीं है। इनको रोजगार, अगर जो मानसिकता जिनकी रोजगार करने की नहीं है, फ्री का खाने का है, उनकी मानसिकता यही रहेगी। और ये देखिए, कोई भी सरकार जहाँ तक मैं जानता हूँ सभी लोगों को जॉब नहीं दे सकती। इसके लिए इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होना होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी तो सबको दी नहीं जा सकती। इतनी नौकरियाँ नहीं है हमारे देश में कि 1 अरब सरकारी नौकरियाँ दी जाएँ या 1.5 अरब सरकारी नौकरियाँ दी जाएँ। इसलिए तो डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिसके डेवलपमेंट के आधार पे जो इंडस्ट्रीज़ डेवलप होंगी, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसमें सेक्टर में जॉब दी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपको क्या? ये सबसे देखो, सबसे जो योग्यता होने चाहिए, और प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी हमारी आने वाले समय के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जो गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे एम्प्लॉय थे, वो काम करने के लिए भी आगे नहीं बढ़ते थे, वो बस अपना तनख्वाह जो लेते थे उसी में सीमित रहते थे। हम अपने रेलवे से लेके, अपने पोस्ट ऑफिस से लेके कहीं का भी, अब अगर एक एग्जाम्पल उठा के देखें तो उससे साफ पता चल सकता है। और दूसरी बात, अभी भी जो हमारी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, उद्योगें लग रही हैं, इनका तो विपक्षी सरकार साफ विरोध कर रही है। अडानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने अपने राज्यों में लगवा लिए जहाँ इनका शासन था,
और वहीं पे आप ओपनली उसका अपने इंटरनेशनल लेवल में उनका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें हमारे युवाओं को ये भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं, इनका यही मेन मोटिव। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे आपने बोला कि चुनाव जैसे हारे हैं कुछ राज्यों में भी, 3 राज्यों में, तो आप विपक्षी दलों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो गलतियां वो ना करें? और ये गलती छोड़ दो, ठीक है, अपने काम पे ध्यान दो, ये स्वीकार करो जो मैं क्या काम, उनका क्या काम, वो तो है ही नहीं सरकार में, तो क्या काम? फिर भी अगर आप विपक्ष में बैठने के लिए आप कोई मुद्दा लेकर जाओगे ना जनता के पास, क्या मुद्दा लेकर जाओगे? मेरा ईवीएम हैक हो गया, क्या मुद्दा लेकर जाओगे? सनातन विरोध करके? ये कि जो खड़गे जी है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, मैं उनको साबित कर देता हूँ सनातन विरोधी है। कैसे? आपने देखा होगा, इसी में जनसभा में एक जगह उन्होंने क्या कहा था, जो अगर 2024 में फिर से अगर ये बीजेपी की सरकार आ जाती है तो समझ जाना इस देश में आरएसएस और सनातन की हुकूमत आ जाएगी। आपने भी सुना होगा, इसका मतलब तुम सनातन विरोधी हो। दूसरा एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, एक जनसभा में जब वो बैठे हुए थे तो हमारे यहाँ की प्रथा है जो तिलक किया जाता है, तिलक जब उनको किया गया तो उन्होंने टिश्यू पेपर मंगवा कर तब अपने तिलक को पुछवाते उस जनसभा में बैठे हुए। तो ये लोग सनातन का विरोध करना छोड़ दे और ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना छोड़ दे और अपनी काम पे, अपनी जो एक मुद्दे नहीं है, देश में बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी की मुद्दे हैं, महंगाई की मुद्दे हैं, जनमानस की और बहुत सारी समस्या है। उस मुद्दे को लेकर जाओ और विश्वास जीतो जनता का। जहां तुम विश्वास जीत जाओगे वहां तुम्हें सीट मिलेगी। अगर तुम विश्वास नहीं जीत पाओगे, अब अभी देख लीजिए, यहाँ साउथ के एक जो है लीडर ने कहा, जो क्या कहते हैं, ये नॉर्थ के जो वोटर है उनका जो गौमूत्र वाला उनका डीएनए है, आपने भी सुना होगा। तो ये सारी जो बयान देते हैं ये लोग, तो ये इसका मतलब सनातन का विरोध करते हैं। अब पुराना वक्त तो रहा नहीं जो शॉर्टकट में हम लोग समाचार सुनते थे, पुणे 9 का समाचार, उसमें कहता था ये आकाशवाणी है, अब आप हरी संधू से समाचार सुनिए। वो वक्त नहीं रहा, अब वक्त बदल चुका है, अब डिजिटल वक्त हो गया। लंदन में आकर जाकर कोई भी लीडर एक स्टेटमेंट दे दे, 2 सेकंड के अंदर में यहाँ पता चल जाता है लोगों को। तो इसलिए अब थोड़ा सा सुधर के और संभल के अपना बयान देना चाहिए। दूसरी बात, बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, मैं बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। और हिंदुस्तान का सबसे सुखी नेता है राहुल गांधी, सबसे सुखी नेता। कैसे है मैं बता देता हूँ, ना जीत की उम्मीद ना हारने का डर, ना जीत की उम्मीद ना हारने का डर, ना पत्नी का टेंशन ना बच्चों का फिक्र, पत्नी का टेंशन ना बच्चों का फिक्र, ना उम्र का लिहाज ना खोपड़ी में दिमाग, ना उम्र का लिहाज ना खोपड़ी में दिमाग, बुद्धि शून्य फिर भी ज्ञान का भंडार, ना कोई धंधा ना कोई रोजगार, फिर भी लाइफ एकदम झक्कास। तो उनका ये जो है, तो उनका जो है लाइफ एकदम झकास चल रहा है, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है जो कौन हारे जीते। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, कोई भी एक राजनीतिक पार्टी ऐसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो विपक्ष में जाकर बैठे और सत्ता दल से वो बात डायलॉग करे, जो जनमानस की समस्या वो ये लोकसभा में उठाए। लेकिन ऐसा कोई बनने के लिए तैयार नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, केवल सनातन को सुबह से लेकर शाम तक गाली दो और हार जाओ, ईवीएम पर ठिकरा फोड़ दो, बस। और इसके अलावा और है ही नहीं लोगों के पास कोई। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।